हेलो एवरीवन। बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में संसाधन वाले पोर्शन से। तो जो पेपर है, पिछले जो दो पेपर हुए हैं, एक तो हिंदी इंग्लिश और गणित, तो वहाँ में उसका एनालिसिस करके हमको मिला है कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो बुक्स के आ रहे हैं, और बाकी हम लोग साल भर से पढ़ रहे हैं एड ग्रेड का। ठीक है। तो अब सोशल साइंस के पेपर में भी बुक में से आएगा। तो अब हम जब ज़्यादा आ रहा है बुक में से, तो हम बुक के क्वेश्चन भी देखेंगे अभी। तो उसका पहला चैप्टर है संसाधन। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित क्यों है। तो क्यों वितरित है कि प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है वो भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है। इसलिए इन कारकों में भी भिन्नता होती है, जैसे कि कहीं का भूभाग अलग है, ऊंचा है, नीचा है, मैदान है, पठारी है। कहीं की जलवायु अलग अलग होती है, गर्म जलवायु है ना, ठंडी जलवायु, ऊंचाई अलग अलग होती है ना। तो ये एक जैसी नहीं होती, सब जगह अलग अलग होती है। तो इसलिए जो संसाधन होते हैं उनके वितरण भी क्या होते हैं, असमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, मतलब संसाधनों को बचा के रखना क्यों जरूरी है। तो संसाधनों का सतर्कता उपयोग करना मतलब संभल कर प्रयोग करना, और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, मतलब कि वो वापस से क्या कर ले, अपने को रिस्टोर कर ले या फिर रीडेवलप कर ले। उसी को वही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है। अब मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है, तो मानव शिक्षा स्वास्थ्य है ना, और लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। इसीलिए मानव संसाधन महत्वपूर्ण है ना। क्या करता है मानव, खुद तो एक संसाधन है ही, और जैसे प्रकृति से जो संसाधन मिलते हैं उसको बहुमूल्य बनाने के लिए या फिर बाकी लोगों को संसाधन बनाने में योगदान करता है। इसीलिए मानव संसाधन महत्वपूर्ण है। सतत पोषणीय विकास क्या है, इसका मतलब होता है कि जो हम लगातार विकास करना। ठीक है। ये क्या है, तो संसाधनों का उपयोग करना, जैसे कि आज हमको क्या मिल रहा है, लोहा मिल रहा है ज़मीन में से। ठीक है। तो वो लिमिटेड है, ऐसा थोड़ी ना कि बनते चले जाएगा, है ना। तो उसका उपयोग करना, और इस तरीके से उपयोग करना ताकि वो क्या है, आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए भी बचा हुआ रहे या फिर उनके काम भी आए। यही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है। तो संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ऑब्जेक्टिव, निम्न में से कौन संसाधनों को निर्धारित नहीं करता, तो जो इसका आंसर है मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, तो कैंसर के उपचार की औषधियाँ है ना, जो औषधियाँ हैं अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं, जो हमको प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं और जो एक बार ख़त्म हो जाने के बाद में, नहीं सॉरी, प्रकृति से प्राप्त होते या नहीं होते वो दूर की बात है, जो एक बार ख़त्म होने के बाद में हमको वापस नहीं मिल पाते हैं। ठीक है। और क्या होते हैं, ये सीमित भंडार वाले होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हम, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इसका है पहला क्वेश्चन, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से। तो जिसके कारण जो मृदा है या मिट्टी है जो बनती है, उसके लिए क्या क्या होते हैं, एक तो तापमान होता है और एक वर्षा, ये दो उत्तरदायी कारक होते हैं महत्वपूर्ण। उसके बाद में भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण बताइए। भूमि निम्नीकरण मतलब कि भूमि का नुकसान होना, भूमि का अपर्दन होना। ठीक है। तो एक तो होता है भूमि का अपर्दन, इसमें क्या होता है कि जो भूमि है एक जगह से वायु द्वारा या फिर जल द्वारा दूसरी जगह पे चली जाती है। ठीक है। और मरुस्थलीकरण मतलब कि भूमि जो मिट्टी है उससे रेगिस्तान का बन जाना, है ना। तो ये क्या है, भूमि निम्नीकरण के कारण है। ठीक है। भूमि को कम करने के कारण है। और भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, क्यों माना जाता होगा, क्योंकि अधिकतर जो जरूरी चीज़ें हैं हम भूमि पर ही करते हैं। ठीक है। जैसे भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि हम कहाँ पे करते हैं, ज़मीन पे करते हैं। वानिकी, ठीक है, जंगलों से जो हम बहुमूल्य पदार्थ लेते हैं, तो जंगल कहाँ पे मिलते हैं, ज़मीन पर मिलते हैं, भूमि पर मिलते हैं। इसके अलावा खनन है, सड़कें हैं, और जो उद्योग है वो हम कहाँ पे लगाते हैं, ज़मीन पे लगाते हैं। इसीलिए भूमि को क्या कहा जाता है, महत्वपूर्ण संसाधन कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, किन्हीं दो संसाधनों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए, इसी दो उनके प्रयास बताना है जिनसे वो पेड़ पौधे और प्राणियों के संरक्षण करते हैं। तो ये तो क्वेश्चन में से ही लिखना है, सरकार द्वारा पौधे और प्राणियों के संरक्षण के लिए कदम। तो क्या है, भारत के अंदर एक तो शेर, चीते और हिरण
और मोर, इतने नाम नहीं लिखेंगे, 2 नाम भी लिख दोगे, शेर और जो भी याद रह जाए, चीता लिख दो। इनको मारना क्या है, अपराध है, क्योंकि इनकी जनसंख्या, इनकी जो संख्या है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। उसके बाद में वन्य जीवों एवं पौधों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य की स्थापना करना। पेड़ पौधे और जो जीव हैं उनको बचाने के लिए एक तो राष्ट्रीय उद्यान और जो अभयारण्य होते हैं वो एक क्षेत्र डिसाइड कर दिया जाता है। वहाँ पे क्या है कि उसको संभाल के रखा जाता है, अदर एक्टिविटीज़ नहीं होती वहाँ पे, पेड़ काटना या फिर शिकार करना, ये सब। जल संरक्षण के 3 तरीके हैं, ठीक है। अब ये मन से भी लिख सकते हैं, बाकी फिर भी समझ लो। मतलब जल को बचाने के 3 तरीके क्या हैं। पहला, जल को शोधित कर पुनः उपयोगी बनाना, ठीक है। मतलब कि जल को फिल्टर कर, है ना, वापस से साफ कर वापस से उपयोग में लेना। और खेतों को सिंचित करने वाली कच्ची नहरें जो खेतों को पानी पहुंचा रही है उनको क्या करो, पक्का कर दो। कच्ची रहेगी तो क्या होगा, उसमें से पानी लीक करके जाएगा या रिसाव करके जाएगा। ड्रिप और स्प्रिंकलर विधि, इसमें क्या होता है कि जितना पौधों को ज़रूरत रहती है उतना ही पानी दिया जाता है। तो इनका उपयोग करके जो व्यर्थ पानी होने वाला है उसको क्या कर सकते हैं, हम बचा सकते हैं। सही विकल्प। ऑब्जेक्टिव देख लेना भैया, इसमें से भी आ सकते हैं बुक में से। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, तो समय। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो कौन सी, वेदिका कृषि। उस कृषि का नाम ही होता है वेदिका कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। बल्बों को बंद कर देना जब आवश्यकता न हो। सही जोड़ी आएगी नहीं, अब फिर भी देख लो, क्योंकि खाली स्थान और सही विकल्प में आ सकती है। कि भूमि का उपयोग क्या होता है, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग करना। ह्यूमस, ऊपरी मृदा का पर निक्षेपित जैव पदार्थ। चट्टान बांध, मृदा अपरदन को रोकना। जैवमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा हुआ सकरा क्षेत्र होता है जहाँ पे जीवन संभव होता है। चैप्टर 3 कृषि, इसका मतलब खेती। कृषि क्या है, तो कृषि एक प्राकृतिक क्रिया है। प्राकृतिक क्रिया मतलब ज़मीन में से अपन जो है जो एक्टिविटी करते हैं, बाकी जो पौधा उगता है वो तो अपने आप ही उगता है ज़मीन में से, है ना। तो कृषि एक प्राकृतिक क्रिया है। इसमें फसलों, फलों, सब्जियों और फूलों और पशुपालन मतलब कि जानवरों को पालना इत्यादि ये सब क्रियाएं शामिल होती हैं। उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। तो एक तो मृदा, वहाँ की मिट्टी कैसी है, जलवायु, वहाँ का मौसम कैसा है, तकनीक और भू आकृति मतलब भूमि की आकृति, ये सब कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। स्थानांतरित कृषि क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, इसको थोड़ा अच्छे से करके जाना। और इस कृषि की हानियाँ क्या है, तो इस स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि कहलाती है। देखो स्थान का बदलना आया स्थानांतरण में। तो इस कृषि में क्या होता है, पेड़ पौधों को काट कर जलाकर साफ कर दिया जाता है ना, और फसलों को उगाया जाता है। जो भी क्या होता है कि कहीं पे भी गए एक जगह से उठ के दूसरी जगह, वहाँ के पेड़ पौधे को काट के साफ कर दिया और जला दिया, है ना। और वो जो राख रहती है उसी को रखे रहने दिया जाता है और उसी में ही पेड़ पौधे को उगा दिया जाता है। तो इसमें क्या क्या उगाते हैं, रतालू, आलू और मक्का। अब है स्थानांतरी कृषि की हानियाँ। तो इसमें क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। जैसे पेड़ पौधे क्या होते हैं, मिट्टी को बांध के रखते हैं। अब पेड़ पौधे काट देंगे तो क्या करेगी, जल और जो हवा है वो क्या करेगी, मिट्टी को बहा के ले जाएगी। वनों का नुकसान होता है, वन को काट देते हैं और पर्यावरण प्रभावित होता है। रोपण कृषि क्या है, रोपण कृषि में क्या होता है, पेड़ पौधों को अलग से तैयार किया जाता है नर्सरी के अंदर, फिर उसको खेत में बो दिया जाता है। तो बड़ी फर्मों पर व्यापार के लिए उगाई जाने वाली कृषि ही रोपण कृषि कहलाती है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा व्यापार के लिए उगाएगी, व्यापार मतलब पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो इसी को क्या बोला जाता है, रोपण कृषि बोला जाता है। इसमें चाय, काजू, केला इत्यादि फसल उगाई जाती है। 2 नाम याद रख लेना, ठीक है। सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। तो सरकार क्या करती है, किसानों को उर्वरक दे देती है, जितने जितने कीमत में उर्वरक है उससे कम उर्वरक में जो कृषि उपकरण है, ट्रैक्टर, ट्रॉली वगैरह ये सब ये उपलब्ध करा देती
कीटनाशक मतलब कि जो कीड़े वगैरह हैं फसल ख़राब कर देते हैं उनको मारने के लिए। तो सरकार किसानों को उर्वरक, कृषि उपकरण और कीटनाशक इसके लिए क्या करती है, आर्थिक सहायता प्रदान कर देती है, मतलब कि खाते में पैसे डाल देती है या फिर कम कीमत पे उपलब्ध करा देती है। अब किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज तथा उर्वरक उपलब्ध कराकर, है ना, एक तो उर्वरक और बीज ये अगर अच्छा होगा तो खेती अच्छे से होगी। और भंडारण, अब खेती हो गई है, आलू है, अब उसको क्या स्टोर करके रखना पड़ता है आलू प्याज को, तो ये भंडारण इसकी सुविधा उपलब्ध कराती है। और ये सब करके क्या कर रही है, किसानों की सहायता कर रही है। उद्यान कृषि का क्या अर्थ है, फलों और सब्जियों को उगाना। अब सुनहरा रेशा से क्या भी कर रहा है, सुनहरा रेशा पटसन, काफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन है, ब्राज़ील। और सुनहरा रेशा की जगह अगर सफ़ेद रेशा बोले, ठीक है, या फिर सिल्वर रेशा बोले तो उसमें आएगा कपास।